नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की कहानी में उतर रहे हैं जो अक्सर दुनिया की नज़रों से आप कह सकते हैं ओझल रहता है, लेकिन जिसकी ज़मीन बेशकीमती खजानों से भरी है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी CAR की। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तृत सारांश है जो इस देश के कई काफ़ी जटिल पहलुओं को उजागर करता है। बिल्कुल। और इस पड़ताल का मकसद है इस राष्ट्र की उन गहराइयों को समझना, उन चुनौतियों और खासियतों को जानना जिन्हें सतही खबरें अक्सर छू नहीं पाती। हाँ, हम इस सारांश से वो जरूरी बातें निकालेंगे जिनसे ये समझने में मदद मिले कि आखिर क्यों ये देश अपनी तमाम संभावनाओं के बावजूद लगातार संकटों के भंवर में फंसा हुआ है। और ये विरोधाभास तो वाकई चौंकाने वाला है। सोचिए जरा, एक देश जिसके पास हीरे हैं, सोना है, कीमती लकड़ी है, वो अपने लोगों को बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक से मुहैया क्यों नहीं करा पा रहा। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी दौलत के ऊपर बैठा देश दुनिया के सबसे गरीब और अस्थिर देशों में गिना जाए। यही यही इस देश की त्रासदी का सार है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन होना एक बात है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करके देश और लोगों की तरक्की सुनिश्चित करना बिल्कुल अलग बात है। सही कहा। यहाँ दशकों की राजनीतिक अस्थिरता, लगातार चलते संघर्ष और शासन की कमजोरियों ने विकास के लगभग सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। संसाधन यहाँ वरदान के बजाय एक तरह से आप कह सकते हैं अभिशाप साबित हुए हैं, क्योंकि उन पर कब्जे की लड़ाई ने ही देश को खोखला कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इस जटिल तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हम सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की भौगोलिक स्थिति और उसके असर को देखेंगे। जी, फिर इसके इतिहास में झांकेंगे, खासकर 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद से लगातार चली आ रही राजनीतिक उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो बहुत जरूरी है समझना। फिर हम अर्थव्यवस्था के उस जिक्र किए गए विरोधाभास की तह तक जाएंगे, समाज और संस्कृति की झलक देखेंगे और फिर उन बड़ी विकराल चुनौतियों पर बात करेंगे जिनसे ये देश आज भी जूझ रहा है। बिल्कुल। जिसमें वो 2013 का भयावह संकट और उसके परिणाम भी शामिल हैं। हाँ, और ये सारी जानकारी, जैसे कि आपने बताया, हमें एक व्यापक अवलोकन से मिल रही है जिसमें देश की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसके सामने खड़ी चुनौतियों का एक विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। तो शुरुआत भूगोल से करते हैं। जानकारी कहती है कि ये मध्य अफ्रीका के ठीक बीच में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं मिलती। जी हाँ। ये चारों तरफ से जमीन से घिरा है। जी हाँ, और ये सिर्फ घिरा ही नहीं है बल्कि इसके पड़ोसी देशों की संख्या भी काफी ज्यादा है। 6 देश हैं। 6 देश। हाँ, उत्तर में चैड और सूडान, पूर्व में दक्षिण सूडान, दक्षिण में कॉन्गो गणराज्य और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और पश्चिम में कैमरून। अच्छा। अब इतने सारे देशों से घिरा होना, खासकर तब जब इनमें से कई पड़ोसी खुद भी अस्थिरता या संघर्षों से जूझ रहे हों, वो अपने आप में एक बड़ी भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती बन जाता है। बिल्कुल। सीमा नियंत्रण मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल। सीमाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है, हथियारों और विद्रोही गुटों की आवाजाही आसान हो जाती है, और राजधानी बांग्युई है जो देश के दक्षिण पश्चिम में उबांगी नदी के किनारे बसी है, जो इसे DRC से अलग करती है। और जमीन के बारे में क्या? हमें पता है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, घास के मैदान हैं, नदियां हैं। ये तो सुनने में काफी हरा भरा और समृद्ध लगता है। भौगोलिक रूप से ये वाकई विविध और जैव विविधता से भरपूर है। दक्षिणी हिस्से में घने जंगल हैं, जबकि उत्तर की ओर सवाना घास के मैदान फैले हैं। कई महत्वपूर्ण नदियां भी यहाँ से गुजरती हैं, पानी का अहम स्रोत है वो। लेकिन जैसा कि अक्सर संघर्ष वाले इलाकों में होता है, इस पर्यावरण पर भारी दबाव है। जानकारी इशारा करती है कि अवैध शिकार, खासकर हाथी दांत और अन्य वन्य जीवों का, एक बड़ी समस्या है। अच्छा। साथ ही अवैध खनन, सोने और हीरों के लिए, और अनियंत्रित तरीके से पेड़ों की कटाई लॉगिंग, उसने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। और क्या ये गतिविधियां सिर्फ पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा रही हैं या इसका असर और भी गहरा है? नहीं, इनका असर कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये अवैध गतिविधियां अक्सर सशस्त्र विद्रोही गुटों के लिए पैसे कमाने का एक मुख्य जरिया बन जाती हैं। वो इन संसाधनों को बेचकर हथियार खरीदते हैं और अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, जिससे देश में अस्थिरता और बढ़ती है। तो पर्यावरण का विनाश और देश का संघर्ष, ये दोनों चीजें यहाँ आपस में बुरी तरह जुड़ी हुई हैं। ये तो वाकई एक दुष्चक्र है। अच्छा, अब जरा यहाँ रहने वाले लोगों पर आते हैं। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या करीब 5.5 लाख के आसपास है। जी, लगभग 5.5 मिलियन। आधिकारिक भाषाएं 2 हैं,
फ्रेंच जो औपनिवेशिक विरासत है, और सोंगो जो राष्ट्रीय भाषा के तौर पर ज्यादा व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, ऐसा बताया गया है। हाँ, सांगो ज्यादा चलती है आम बोलचाल में। और धार्मिक तौर पर देखें तो देश में ईसाई धर्म मानने वालों का बहुमत है, करीब 80% आबादी। अच्छा, 80%? हाँ, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले भी एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय हैं, खासकर उत्तरी और पूर्वी इलाकों में। और ये धार्मिक विभाजन आगे चलकर, खासकर वो जो 2013 का संकट था, उस समय संघर्ष का एक दुखद पहलू बना। हाँ, उस पर आएंगे। समाज के बारे में जानकारी में ये भी है कि यहाँ कई अलग अलग जातीय समूह रहते हैं और पारंपरिक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। जी हाँ, सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है। लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई ये भी उभर कर आती है कि बुनियादी सुविधाओं का हाल बहुत बुरा है। ये बेहद चिंताजनक पहलू है। दशकों की अस्थिरता और कह लीजिए कुशासन का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। शिक्षा व्यवस्था लगभग ध्वस्त है। स्कूलों की कमी है, शिक्षक नहीं है, और जो हैं भी उन्हें तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो और भी बुरा है। क्या स्थिति है वहाँ? अस्पताल कम हैं, उनमें दवाएं और उपकरण नहीं हैं, डॉक्टर और नर्सों की भारी कमी है। नतीजा ये है कि जीवन प्रत्याशा बहुत कम है और शिशु मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक। हे भगवान! बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, बिजली, साफ पानी, ये सब या तो हैं ही नहीं या बुरी हालत में हैं। इससे ना सिर्फ लोगों का जीवन मुश्किल होता है, बल्कि आर्थिक विकास की संभावनाएं भी लगभग खत्म हो जाती हैं। ये सब सुनकर लगता है कि अस्थिरता ही शायद हर समस्या की जड़ है। तो चलिए अब इतिहास और राजनीतिक स्थिति पर आते हैं। हमें पता है कि ये फ्रांस का उपनिवेश था और 1960 में इसे आज़ादी मिली। क्या आज़ादी के बाद हालात सुधरे? दुर्भाग्य से नहीं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का आज़ादी के बाद का इतिहास बेहद उथल-पुथल भरा रहा है। जानकारी स्पष्ट रूप से एक पैटर्न दिखाती है। 1960 से लेकर आज तक देश ने लगातार सैनिक तख्तापलट लगातार सैनिक तख्तापलट, तानाशाही शासन, विद्रोह और गृह युद्ध का सामना किया है। एक के बाद एक शासक आए और गए, अक्सर हिंसा के जरिए। लोकतंत्र कभी जड़े जमा ही नहीं पाया। तो मतलब ये कोई एक दो घटनाओं की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अस्थिरता का एक अंधीन सिलसिला लगता है। और इसी सिलसिले की शायद सबसे भयावह कड़ी 2013 की घटना थी। जानकारी के मुताबिक सेलेका नाम के एक मुस्लिम विद्रोही गठबंधन ने तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा बोजीजे की सरकार का तख्तापलट कर दिया था। हाँ, 2013 का संकट देश के हालिया इतिहास का एक बेहद काला अध्याय है। सेलेका, जो मुख्यतः देश के उत्तरी और पूर्वी मुस्लिम बहुल इलाकों से आए लड़ाकों का गठबंधन था, उनका कहना था कि सरकार ने उनके इलाकों की उपेक्षा की है और समझौतों का पालन नहीं किया। उन्होंने तेजी से राजधानी बांगुई पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद बड़े पैमाने पर लूटपाट, मानवाधिकारों का हनन और हिंसा हुई। और इसके जवाब में फिर एंटी बला का गुट सामने आया, ऐसा कुछ? बिल्कुल। सेलेका की ज्यादतियों के जवाब में मुख्य रूप से ईसाई और एनिमिस समुदायों के लोगों ने मतलब आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लिए, जिन्हें एंटी ब्लाका कहा गया। अच्छा। लेकिन जल्द ही ये आत्मरक्षा गुट भी बदला लेने की भावना से भर गए और उन्होंने मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक भयानक सांप्रदायिक हिंसा का दौर था। तो ये धार्मिक हिंसा में बदल गया? हाँ, बिल्कुल। हजारों लोग मारे गए, मस्जिदों और चर्चों पर हमले हुए और पूरा देश जैसे दो हिस्सों में बंट गया। इसने देश को दशकों पीछे धकेल दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए होंगे यकीनन। हाँ, लाखों लोग। या तो वो पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए या फिर अपने ही देश के भीतर विस्थापित होकर कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। और ये मानवीय संकट आज भी जारी है। आज भी? हाँ, आज भी। जानकारी ये भी बताती है कि संयुक्त राष्ट्र मिनिस्का मिशन के तहत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सेनाओं की भारी मौजूदगी के बावजूद देश के कई हिस्सों पर, खासकर राजधानी के बाहर, अभी भी विद्रोही गुटों का ही नियंत्रण है। यानी सरकार का नियंत्रण पूरे देश पर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का शासन पूरे देश पर प्रभावी नहीं है। शांति समझौते कई बार हुए हैं, लेकिन वो बेहद नाजुक साबित हुए हैं और अक्सर टूट जाते हैं। लोकतंत्र की नींव आप कह सकते हैं बहुत कमजोर है। ये तो वाकई एक निराशाजनक तस्वीर है। अब अगर हम अर्थव्यवस्था पर लौटें और उस विरोधाभास पर जिसे हमने शुरू में उठाया था कि ये देश हीरे, सोना, लकड़ी और शायद यूरेनियम जैसे कीमती संसाधनों से भरपूर है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक अमीर देश हो सकता था। इसके पास अच्छी गुणवत्ता वाले हीरे हैं, सोना है, लकड़ी के विशाल भंडार हैं और माना जाता है कि यूरेनियम के भी भंडार हैं। कृषि के लिए भी काफी उपजाऊ जमीन है। लेकिन फिर भी लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?
जैसा कि जानकारी साफ तौर पर कहती है, ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जहां अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। और आपने बताया कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी बस गुजारे लायक खेती पर टिके है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझाएंगे? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ उतना ही उगा पाते हैं जिससे उनका और उनके परिवार का पेट भर सके, बस। अच्छा। वो बाजार में बेचने के लिए या निर्यात करने के लिए ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते। अर्थव्यवस्था का कोई बड़ा औद्योगिक या सेवा क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है। और जो थोड़े बहुत खनिज संसाधन हैं भी, उनका खनन अक्सर अवैध तरीके से होता है या फिर उस पर कुछ खास गुटों या बाहरी कंपनियों का नियंत्रण होता है, जिसका फायदा आम जनता तक नहीं पहुंचता। तो फिर ये संसाधन देश के विकास में मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जानकारी इसके क्या कारण बताती है? क्या है मुख्य बाधा? 2 मुख्य कारण बार बार उभर कर आते हैं। पहला वही लगातार राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष। हाँ, वो तो है ही। जब देश में लड़ाई चल रही हो, सुरक्षा की कोई गारंटी ना हो, तो कौन वहां निवेश करना चाहेगा? कंपनियां कैसे काम करेंगी? सड़कें और पुल सुरक्षित नहीं है तो माल ढुलाई कैसे होगी? सही बात है। दूसरा बड़ा कारण है व्यापक भ्रष्टाचार और कमजोर शासन। जो भी थोड़ी बहुत कमाई संसाधनों से होती भी है, उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और विद्रोही गुटों की जेब में चला जाता है। ओह। संसाधनों के प्रबंधन के लिए कोई पारदर्शी या प्रभावी व्यवस्था है ही नहीं। तो ये अस्थिरता और भ्रष्टाचार एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरह का चक्र है ये। बिल्कुल, ये एक घातक दुष्चक्र है। अस्थिरता भ्रष्टाचार को फलने फूलने का मौका देती है, क्योंकि कानून का डर नहीं होता। और भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा फिर हथियार खरीदने और लड़ाई जारी रखने में इस्तेमाल होता है, जिससे अस्थिरता और बढ़ती है। इस चक्रव्यूह में देश फंसा हुआ है और अपनी ही दौलत का लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो इस देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, एक एक करके बता सकते हैं। जी, जानकारी के अनुसार सबसे प्रमुख चुनौतियां हैं: पहला, लगातार जारी गृह युद्ध और सशस्त्र संघर्ष। देश के कई हिस्सों में अलग अलग विद्रोही गुट सक्रिय हैं जो सरकार और आपस में भी लड़ते रहते हैं। ठीक है। दूसरा, व्यापक गरीबी, भूखमरी और कुपोषण। अधिकांश आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। तीसरा, विशाल मानवीय संकट। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हैं, या तो देश के भीतर आईडीपीज या पड़ोसी देशों में शरणार्थी रिफ्यूजीज के रूप में रह रहे हैं। लाखों लोग? जी हाँ। चौथा, मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन। संघर्ष के दौरान सभी पक्षों द्वारा आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा, बलात्कार और अन्य अत्याचारों की खबरें आम है। ये बहुत दुखद है। पांचवा, कमजोर शासन और न्याय व्यवस्था। सरकार का नियंत्रण सीमित है और लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद कम ही रहती है। और छठा, बाहरी हस्तक्षेप और निर्भरता। देश अपनी सुरक्षा और मानवीय सहायता के लिए काफी हद तक बाहरी शक्तियों जैसे संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस पर निर्भर है। ये विस्थापन वाली बात बहुत गंभीर लग रही है। लाखों लोग अपने ही देश में बेघर, उनकी स्थिति कैसी है? जानकारी में कुछ है इसके बारे में? जानकारी इशारा करती है कि उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, वहां भीड़भाड़ बहुत ज्यादा है, साफ सफाई की कमी है, बीमारियां फैलने का खतरा रहता है और भोजन, पानी व चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। उन्हें लगातार असुरक्षा का डर भी सताता रहता है। जो पड़ोसी देशों में शरणार्थी हैं, उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन शायद थोड़ी बेहतर हो। ये एक बहुत बड़ा मानवीय त्रासदी है। ये सब सुनकर तो लगता है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वाकई विरोधाभासों और त्रासदियों का देश है। एक तरफ कुदरत की नेमतें, जमीन के नीचे छिपा खजाना, और दूसरी तरफ दशकों से चली आ रही गरीबी, हिंसा और निराशा। बिल्कुल सही है आपने। 1960 में आज़ादी के बाद से ही ये देश अस्थिरता के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जिससे निकलना मुश्किल लग रहा है। 2013 के संकट ने तो जैसे जले पर नमक छिड़क दिया, देश को और गहरे अंधेरे में धकेल दिया। हाँ। और ये विडंबना ही है कि इतने सारे प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी यहाँ का मानवीय संकट दुनिया के सबसे गंभीर संकटों में से एक बना हुआ है। तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जो जानकारी से उभरता दिख रहा है, कि जब तक यहाँ राजनीतिक स्थिरता नहीं आती, एक मजबूत, जवाबदेह और समावेशी शासन व्यवस्था कायम नहीं होती,
जो कानून का राज स्थापित करे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए और देश के विभिन्न समुदायों, चाहे वो धार्मिक हो या जातियों के बीच विश्वास बहाल करे। बिल्कुल। तब तक इन प्राकृतिक संसाधनों का देश के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होना लगभग नामुमकिन है। स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर तो यही सबसे तार्किक निष्कर्ष लगता है। असली समस्या जमीन के नीचे दबे खजाने की कमी नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर शासन, सुरक्षा और सामाजिक एकता की कमी है। सही। जब तक इन बुनियादी चीजों को ठीक नहीं किया जाता, तब तक बाहरी मदद या शांति सेनाएं भी शायद सिर्फ अस्थायी राहत ही दे पाएंगी, स्थायी समाधान नहीं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में उभर रहा है, जो सीधे तौर पर शायद जानकारी में ना हो, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जरूर है। पूछिए। ये विचारणीय है कि आखिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में स्थायी शांति और स्थिरता लाना दूसरे कई उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीकी देशों की तुलना में इतना ज्यादा मुश्किल और जटिल क्यों साबित हो रहा है? ऐसा क्या अनोखा है यहाँ की स्थिति में? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और जटिल सवाल है। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिन पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। शायद इसमें औपनिवेशिक काल की विरासत का असर ज्यादा गहरा है, जिसने शायद पहले से मौजूद विभाजनों को और पक्का कर दिया। हो सकता है। शायद इसके लैंडलॉक्ड होने और अस्थिर पड़ोसियों से घिरे होने का असर बहुत ज्यादा है, जो बाहरी दखलंदाजी और अस्थिरता के फैलाव को आसान बनाता है। या शायद संसाधनों पर बाहरी शक्तियों की नजर और उनके अपने हित भी एक भूमिका निभाते हों। ये भी तो हो सकता है। हाँ, संभव है। और आंतरिक नेतृत्व की लगातार विफलता भी तो एक बड़ा कारण लगती है। हाँ, ये सब कारक मिलकर एक ऐसी जटिल स्थिति बनाते हैं जिसे सुलझाना बेहद मुश्किल हो गया है। तो आपका सवाल बहुत वाजिब है कि दशकों से चले आ रहे इस गहरे संकट को तोड़ने के लिए किस तरह के आंतरिक नेतृत्व की जरूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सिर्फ शांति सेना भेजने या मानवीय सहायता देने से आगे बढ़कर किस तरह के सहयोग की पेशकश करनी होगी, ताकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आखिरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर सके। इस पर दुनिया को और खुद CR के लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा।